Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss uncertainty performance domain in detail. In the last lecture, we've discussed about what is risk, what is uncertainty. We discussed about its difference. We discussed about complexity. We discussed about ambiguity. In our today's session, we are going to discuss volatility and the rest of the part in detail. So let's continue with our today's lecture. जी, इन द अनसर्टेनिटी परफॉर्मेंस डोमेन वॉलेटिलिटी का मतलब ये है इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी और इंस्टेबिलिटी इन आउटकम्स कंडीशंस विद इन अ सिस्टम जहां पे आप अपने फ्यूचर को इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटीज अननोन होती हैं। ठीक हो गया? तो वॉलेटिलिटी को हम वी कैन से वॉलेटिलिटी इज द की कैरेक्टरिस्टिक इन दिस डोमेन, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है कि आपने डिसीजन मेकिंग किस तरह से करनी है। ये इन्फ्लुएंस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट मैनेजर या इंडिविजुअल किस तरह से जो भी उसके अराउंड सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस चेंज हो रही होती हैं उसको वो किस तरह से अडेप्ट करता है। अगर हम जानना चाहें, वी वांट टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वॉलेटिलिटी इन अनसर्टेनिटी कि भाई हमें कैसे पता चलेगा वॉलेटिलिटी क्या है, किस तरह से वॉलेटाइल को हम डिफाइन करेंगे, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हाई वेरिएबिलिटी है। अब हाई वेरिएबिलिटी का क्या मतलब है कि जहां पे आउटकम्स तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं, where they are fluctuating significantly over short or long period, which are rapid, which is unpredictable change in any situation. For example, हम कहते हैं कि सोशल हम मार्केट का एनालिसिस जब करते हैं, मार्केट मार्केट के डायनामिक्स हम जब देखते हैं तो वो भी चेंज होते हैं। सोशल ट्रेंड्स जो हैं आपके, वो भी एकदम से चेंज हो सकते हैं। उसके अंदर वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होंगे या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए होंगे, जहाँ पे आपकी फ्लक्चुएशन चेंज हो रही है, रैपिड है, अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा, देन वी कैन से दैट आपकी वॉलेटिलिटी आपकी और प्रोजेक्ट की वॉलेटिलिटी जो है वो आपके डिसीजन मेकिंग को चैलेंज करती है। दैट मीन्स कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप एक डिसीजन मेकर हो, ठीक है। अब चूंकि देर इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, उसकी वजह से एज अ डिसीजन मेकर आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है कि हाउ टू मेक अ डिसीजन। ठीक है, स्ट्रेटजीज आपको बार बार चेंज करनी पड़ी है कि बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी। ठीक हो गए। दिस दीज आर फ्यू थिंग्स जिससे आप क्या कर सकते हो, वॉलेटिलिटी को इजीली जज कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल्स में आपके पास फाइनेंशियल मार्केट्स आ सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, ग्लोबल इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबल इवेंट में अगर हम बात करें तो नेचुरल डिजास्टर्स, पेंडेमिक, ठीक हो गया, या फिर आपके जितने भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक के अंदर सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर जल्दी से क्विक सडन चेंज आता है। इसी के अंदर हम एक और एग्जांपल देखें तो कोविड-19 पेंडेमिक जब आया था, उसके जितने भी इम्पैक्ट थे आपकी ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर वो अनप्रिडिक्टेबल थे। कोविड-19 ने आपके ग्लोबल सप्लाई चेन का बटन रीसेट कर दिया था। ठीक हो गया। So basically volatility can occur when there are ongoing fluctuations in available skill sets और material। ये वो तमाम चीजें जो भी हमने डिस्कस की। So ultimately किस चीज को इम्पैक्ट कर रहा है? आपकी कॉस्ट को, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट को और आपके प्रोजेक्ट की स्केड्यूल को। कॉस्ट भी बढ़ा सकता है बार बार फ्लक्चुएशन की वजह से, ठीक है, और उसके वॉलेटिलिटी को भी वॉलेटिलिटी की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा, नाउ वॉलेटिलिटी आ गई। नाउ हाउ यू गोइंग टू मैनेज इट? वॉलेटिलिटी को भी तो मैनेज करना है, ठीक है। सो मैनेजिंग वॉलेटिलिटी विद ऑल्टरनेटिव एनालिसिस एंड रिजर्व्स। ठीक हो गया। अब इन दोनों को मैनेज करते हुए इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग फॉर वेरिएबिलिटी और सेकेंडरी रिजर्व्स। आपकी किन चीजों को देखेंगे कि इंश्योर करेंगे कि इनफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड टू अनएक्सपेक्टेड चेंज, कि आपके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि अगर आपका चेंज आ जाता है तो आप उसको किस तरह से मैनेज करते हो। When we talk about alternative analysis, from the name, it is telling you there is something, there are multiple pathways, there are multiple strategies. So, alternative analysis involves evaluating multiple pathways or strategies to prepare for a range of potential outcome. एक से ज्यादा जहां पे आपके पास पाथवेज होंगे या फिर आपके पास स्ट्रैटेजीज होंगे। हम ऑल्टरनेटिव एनालिसिस करते क्यों हैं? बिकॉज दिस विल हेल्प रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल प्लान। हम तो एक प्लान बनाएंगे ना, लेकिन ऑल्टरनेटिव एनालिसिस सॉरी के थ्रू हम मोर देन वन
प्लान को डिफाइन करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो अडेप्टेबिलिटी है टू वॉलेटाइल कंडीशन वो बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। सो बेसिकली ऑल्टरनेटिव एनालिसिस के ऊपर आप व्हाट यू आर डूइंग गोइंग टू डू, यू आर लुकिंग एट डिफरेंट वेज टू मीट एन ऑब्जेक्टिव सच एज यूजिंग डिफरेंट मिक्स ऑफ सेट्स, रीसीक्वेंसिंग वर्क और आउटसोर्सिंग योर वर्क। ठीक। अच्छा, अब हाउ डू वी डू दिस ऑल्टरनेटिव एनालिसिस? इसके कुछ चंद स्टेप्स हैं। वी हैव फ्यू स्टेप्स कि आप सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिफाई करेंगे। यू विल बी आइडेंटिफाइंग की अनसर्टेनिटीज। ठीक है। की अनसर्टेनिटी यानी कि यू आर गोइंग टू रिकग्नाइज एरिया ऑफ वॉलेटिलिटी, कि किस एरिया में आपकी वॉलेटिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो ही आप एनालिसिस तैयार करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मार्केट में शिफ्ट आ गया, या फिर आप कहते हो कि टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया। ठीक है। अब आपने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप पिन पॉइंट कर रहे हैं कि कौन से वेरिएबल्स हैं जो मेरे आउटकम के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया की अनसर्टेनिटी के अंदर। सेकेंड स्टेप आ जाता है कि आपने बेस्ड ऑन योर फर्स्ट स्टेप, दैट इज आइडेंटिफाई की अनसर्टेनिटीज, उसके बेसिस के ऊपर आप मल्टीपल सिनेरियोज को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या सिनेरियोज डेवलप कर रहे हैं कि बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा। ठीक है। इस अनसर्टेनिटी की वजह से क्या इम्पैक्ट आ सकता है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, या लाइकली केस क्या हो सकता है। तीन ही कैटेगरीज मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं। ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं एक्सट्रीम केसेस को। ठीक। और हम उसके बेसिस के ऊपर अपनी मल्टीपल जो है सिनेरियोज वो डेवलप कर लेंगे। जब हमने आफ्टर डेवलपिंग मल्टीपल सिनेरियोज वी आर गोइंग टू इवेल्युएट और ऑल्टरनेटिव जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ऑल्टरनेटिव एनालिसिस करें। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम अब किस तरह से हम इवेल्युएट करेंगे, वी आर गोइंग टू असेस फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी के बाद आप क्या असेस कर सकते हैं, उसके बाद कॉस्ट असेस करेंगे। ठीक है। एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट, जो भी आपने ऑप्शंस आइडेंटिफाई किए उनका पोटेंशियल इम्पैक्ट भी आप देखेंगे। किस तरह से देखेंगे, आप किस तरह से असेस करेंगे, आप जब असेस कर रहे हो तो हम वी यूज वेरियस टूल्स, डिसीजन मेकिंग टूल्स। फॉर एग्जांपल आप स्वॉट एनालिसिस करते हो, जिसके अंदर आप देखते हो कि मेरे इस ऑल्टरनेटिव का ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये थ्रेट। स्वॉट एनालिसिस करेंगे, या फिर मोंट कॉर्लो सिमुलेशन करते हैं आप। ठीक है। ये डिटेल में आप अपने रिस्क मैनेजमेंट जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको कोर्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर आप इसकी फर्दर डिटेल करेंगे। बेसिकली ये आपने वैल्यूएट कर लिया ऑल्टरनेटिव्स। जब आपने वैल्यूएट कर लिए तो उसके बाद आप बेस्ड ऑन द previous three steps you are going to rank and prioritized based on कि किसकी कितनी flexibility है, कितना cost effective है, और हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव या लॉन्ग टर्म गोल है प्रोजेक्ट का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसके साथ इसकी कितनी अलाइनमेंट है। और उसके बेसिस के ऊपर आप अपना कंटीजेंसी प्लान, जो फिफ्थ स्टेप आ जाता है आपके पास, आप अपनी बिल्ड करते हो कंटीजेंसी प्लान्स को, यानी कि आप एक प्रिपेयर करते हो डिटेल्ड एक्शन प्लान। जो भी आपने ऑल्टरनेटिव फॉर ईच ऑल्टरनेटिव्स यू हैव आइडेंटिफाइड, उसके लिए आप एक डिटेल प्लान तैयार करते हो। ठीक है। जिसके अंदर आप स्पेसिफाई कर देते हो ट्रिगर्स, जो कि आपको अदर पाथवे, जो कि सिग्नल करता है कि ये पाथ की तरफ स्विच कर दें या उस पाथ की तरफ स्विच कर जाए। सो बेसिकली ऑल्टरनेटिव एनालिसिस कंप्राइजेस ऑफ ऑल दीज 5 स्टेप्स, और इस तरह से आप क्या करते हो, ऑल्टरनेटिव एनालिसिस करते हो। व्हेन वी टॉक अबाउट रिजर्व्स, तो रिजर्व्स की हमने हमेशा बात की कि इट इज द कुशन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव, राइट। कुशन मीन्स के reserves are resources that are set aside to provide a buffer against volatility. Simple. कि एक बफर आपको प्रोवाइड कर, अगर कहीं वॉलेटिलिटी है, अगर कोई चेंज है, अगर कोई अनसर्टेनिटी है, तो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगे, रिजर्व्स आपके पास अवेलेबल होंगे, ताकि वो एक बफर आपको प्रोवाइड कर सके। क्यों किया जाता है, व्हाई डू वी हैव रिजर्व्स? बिकॉज इट इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स so they can easily manage unforeseen changes, disruptions in your critical operations of the project or of your organization. So reserves हमारे पास, हमने कहा बात की कि हमारे पास contingency reserves भी होते हैं, we have already discussed it, we have management reserves. ठीक है। other types of reserves के अंदर अगर आप बात करें तो you have financial reserves, थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम financial reserves जो यहाँ पे relevant है आपके पास, या फिर resources के कितने reserves हैं, time is also considered as a reserve. फाइनेंशियल रिजर्व का क्या मतलब है कि कितना कैश रेवेन्यू आपके पास अवेलेबल है, कौन सी क्रेडिट लाइंस आपके पास अवेलेबल है, या कितनी डाइवर्सिफाइड आपने इन्वेस्टमेंट्स की है, वो आपके फाइनेंशियल रिजर्व्स में आ जाएंगे। व्हेन यू टॉक अबाउट रिसोर्स रिजर्व्स, तो रिसोर्स रिजर्व इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स, जो आपके पास फिजिकल
रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि आपने रिजर्व्स में अपने पास रखे हैं कि इन केस ऑफ के अगर कहीं पे आपको डिमांड आ जाती है किसी चीज की या फिर कोई डिस्ट्रप्शन आ जाती है तो हाउ यू गोइंग टू हैंडल दैट। फॉर एग्जांपल आपके पास इन्वेंट्री का स्टॉक पाइल पड़ा हुआ होता है, बैकअप स्टाफ भी है, ठीक है। अगर कोई एक स्टाफ के अंदर से इंडिविजुअल इज नॉट अवेलेबल देन यू हैव अ बैकअप इंडिविजुअल, बैकअप स्टाफ, सो ही और शी कैन कंटिन्यू द प्रोसेस, राइट। या फिर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी भी होती है, अगर जरूरत से ज्यादा आपके पास अगर डिमांड ज्यादा आ जाती है तो हाउ यू गोइंग टू डील विद इट। देन यू टॉक अबाउट टाइम रिजर्व्स। टाइम रिजर्व्स कौन से टाइम रिजर्व में आ जाता है कि आपके पास बफर टाइम होता है। जब आपने क्रिटिकल एनालिसिस किया था, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस किया था, वहां पे आपने फ्लोट कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो जहां पे आपके पास, वहां से आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपके पास कितना बफर टाइम है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मैनेज करते हो, ठीक है। अच्छा, अब why it is important here in volatility that by इन दोनों को आप जब आप कंबाइन करते हो तो it will help an organization or you as an individual or you as a project manager so you can proactively मैनेज वॉलेटिलिटी, इंश्योरिंग, किस चीज को इंश्योर कर रहे हो कि आप देख रहे हो कि आप कितने प्रिपेयर हो, आपके अंदर कितनी रिजिलियंस है कि आपके अगर कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाती है, कोई अनसर्टेन इवेंट आ जाता है, कोई अनसर्टेन डोमेन आ जाती है, तो हाउ यू आर गोइंग टू डील विद इट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वॉलेटिलिटी। सो the crux and the summary is effectively, it will effectively navigate uncertainty, ambiguity, complexity, and volatility. What it is doing, that it is improving the ability to anticipate a situation. Why? Because you have to make a good decision, so you have to prepare a better and a detailed plan in order to resolve the problem, in order to take effective and good decision for your project, right? अच्छा, risks, moving forward, risk क्या है, ठीक है। so risks are aspects of uncertainty. So let's discuss a basic difference between a risk and uncertainty. अच्छा, so risk की definition में हमने क्या पढ़ा? What we have studied, what we have discussed, we have already discussed in our previous session that risk, we refer risk जहाँ पे uh, refers to a situation where the probabilities of different outcomes are known. Risks आपके known हैं and can be estimated किस बेसिस के ऊपर, कि आपको पता है कि प्रीवियसली इस प्रोजेक्ट में ये हुआ था, प्रीवियसली इस सिनेरियो में ये हुआ था, प्रीवियसली इस इवेंट पे ये हुआ था। सो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा एंड एनालिसिस आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। हाउ डू वी डिफाइन रिस्क? उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वांटिफाइबल है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि चांसेस है, वेदर फोरकास्टिंग करोगे तो आप कहोगे देर आर चांसेस के 30% चांसेस है आज या कल बारिश हो जाए, तो मैच को हम पोस्टपोन कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्वांटिफाइबल है। कुछ हद तक यू कैन प्रिडिक्ट इट, आप कुछ हद तक उसको कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी लाइकलीहुड को स्पेसिफिक सिनेरियोज के बेस्ड के ऊपर आप उसको क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक और एग्जाम्पल भी हो सकता है कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, आप ऑलरेडी उसको प्रोटेक्ट करें, इन द नियर फ्यूचर देयर इज अ चांस कि इट विल हैपन, ठीक है, इट विल कम अप। अच्छा, when you talk about, अच्छा, when you talk about uncertainty, तो uncertainty का क्या है कि uncertainty arises in a situation where the probability of outcomes are unknown। हमने बात की रिस्क के अंदर कि जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटीज नोन है, अनसर्टेनिटी, बेसिक डिफरेंस इन दोनों का यही है कि मोर और लेस दे आर सिमिलर, बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज के रिस्क्स आर नोन एंड अनसर्टेनिटी डाउट है, अनसर्टेनिटी आर बेस्ड ऑन आउटकम्स आर अननोन, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी की मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो अनसर्टेनिटी की एग्जांपल है कि इमरजेंस आ रही है, इतना क्लियर नहीं है कि कब आएगी, ठीक है, मार्केट के ऊपर कब आएगी और उसका इम्पैक्ट क्या है, परफॉर्मेंस क्या है उसकी, ठीक है। जो इम्पैक्ट होगा मार्केट के ऊपर आपके इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का, उसका इम्पैक्ट अननोन है। दैट इज व्हाट अनसर्टेनिटी इज। सो द की डिफरेंस बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड रिस्क इज रिस्क की प्रोबेबिलिटी नोन होती है और अनसर्टेनिटी की प्रोबेबिलिटी जो है वो
अननोन होती है। ठीक हो गया? सो रिस्क आर एस्पेक्ट्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अ रिस्क इज एन अनसर्टेन इवेंट और कंडीशन दैट इफ इट अकर्स तो इट विल हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन वन और मोर प्रोजेक्ट आउटकम्स। इवेंट और कंडीशन का क्या मतलब है यहाँ पे रिस्क के अंदर? इवेंट का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल बारिश हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल हरिकेन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल सुनामी आ जाता है, तो ऐसी ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स, इवेंट्स, कंडीशन जो आ जाते हैं, दैट आर इवेंट्स। ठीक है? कंडीशन में अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो कंडीशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपने आज से 10 दिन के बाद आपने कोई अपने प्रोजेक्ट का पार्ट डिलीवर करना है। ठीक है? आपने टास्क कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके रिसोर्सेज की वो कंप्लीट नहीं कर पाते, दो रिसोर्सेज आपके कहीं चले जाते हैं, रिजाइन कर देते, कुछ एनी कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज अ कंडीशन जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट के ऊपर या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या फिर आपके प्रोजेक्ट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव रिस्क, तो नेगेटिव रिस्क जो है उसको हम थ्रेट से एसोसिएट करेंगे रिस्क के अंदर। ठीक है? और पॉजिटिव रिस्क को हम अपॉर्चुनिटी के साथ एसोसिएट करेंगे। किस तरह से अपॉर्चुनिटी हो सकता है पॉजिटिव रिस्क? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम घर तैयार कर रहे हैं, हमने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है? और उस कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें पता है कि फाउंडेशन जब ले करते हैं तो उसके बाद उसको तैयार करने के लिए वी हैव टू वाटर इट, कुछ अरसा हम उसको सेट होने के लिए 2 या 3 दिन अ, रखते हैं। ठीक है? अब हमने हमेशा बात की कि प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो फ्यूचर को अच्छे से फोरकास्ट कर सके और उसके अंदर ये स्किल होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, अब जब आप अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो उस टाइम पे या अभी भी कि आप वेदर फोरकास्टिंग के बेसिस के ऊपर आप कहते हो कि बारिश हो जाएगी, इस सीजन में हमने कंस्ट्रक्शन करनी है तो बारिश होगी, तो उस बारिश के पीरियड के टाइम के अंदर आप कहते हो कि हम फाउंडेशन अब ले करेंगे ताकि आपका जो वो रिस्क है वो आपकी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि पानी तो चाहिए। ठीक है? तो रादर देन कि आपका काम रुके वो उसी के अंदर कंप्लीट हो जाए। ठीक हो गया? ये दिस कैन कन्वर्ट इनटू एन अपॉर्चुनिटी। So all projects have risks since they are unique undertakings. What we have discussed in project definition, that projects are temporary endeavor which are undertaken to create a unique product, service or results. हमें हमें यहाँ पे उस डेफिनेशन की बात आ गई। ठीक है? कि इट इज यूनिक अंडरटेकिंग जहां पे आपकी डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी क्या करती है, वेरी करती है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। प्रोजेक्ट छोटा है, बड़ा है, प्रोजेक्ट मीडियम साइज का है, प्रोजेक्ट आपका आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने कंट्री में हो रहा है, कहीं और हो रहा है, थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है, तो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के साथ आपकी जो अनसर्टेनिटी है वो भी वेरी करती है। ठीक है? सो रिस्क आ गया, तो why it is important to manage a risk? Because risk management aims to increase the probability or impact of positive risk and reduce the probability or impact of the negative risks. यानी कि अगर आप कहते हो कि हमने रिस्क मैनेजमेंट करना है तो आपका बेसिक मोटो क्या है कि आप चाहते हो कि आप अपॉर्चुनिटी को सीज करो और नेगेटिव रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करें। दैट इज वाई रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट आप कर रहे हैं तो you as a project manager you will be dealing with the risk, right? So you are an individual, so you might have your own appetite, you might have your own tolerance level, threshold level. ठीक है? So behavior of an individual towards risk depends on risk attitude of the stakeholder as well. ये उस पे बड़ा इम्पैक्ट करता है कि जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आप किसी ना किसी के साथ तो मिलके काम करेंगे। ठीक है? कोई ना कोई तो रिस्क ओनर होगा। ठीक है? अच्छा, रिस्क ओनर कौन होता है? एन इंडिविजुअल हु वॉचेस आउट फॉर द occurrence ऑफ एन असाइंड रिस्क एंड लीड्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्री प्लान रिस्पॉन्सेस। ठीक है? अब ये एक कॉन्सेप्ट है रिस्क ओनर का। अच्छा है, एनी हाउ बैक टू दिस रिस्क। ठीक है? तो बिहेवियर एटीट्यूड ये इसके अंदर आ जाएगा। सो इट इज द लेवल ऑफ रिस्क एन इंडिविजुअल और ग्रुप इज विलिंग टू एक्सेप्ट। सिंपली you as a project manager, आपके अंदर कितना है कि यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। 10% आपने एक्सेप्ट करना है, 20% आपने एक्सेप्ट करना है, 15% आपने एक्सेप्ट करना है, कितने परसेंट आपने रिस्क को एक्सेप्ट करना है? दैट इज द विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट डिटर्मिन्स रिस्क एटीट्यूड। आप देखते हो कि रिस्क एपिटाइट क्या है, जिसे रिस्क टॉलरेंस भी कहा जाता है। थ्रेशहोल्ड क्या है, व्हाट इज द रिस्क थ्रेशहोल्ड, और रिस्क अवर्स। ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि उसको इम्पैक्ट करते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, रिस्क एपिटाइट इज ऑल्सो नोन एज रिस्क टॉलरेंस, यानी कि वही बात जो हमने अभी बात की कि द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, कि आप कहते हो कि मुझे कितना रिस्क टॉलरेट करना है। अब ये तो वी ऑलरेडी नो द मोर रिस्की एन इन्वेस्टमेंट और अ प्रोजेक्ट इज, उसका उतना ही ज्यादा रिटर्न है, और जितना कम रिस्क है उसका रिटर्न भी उतना कम होगा। एक्सचेंज की बात करें, ठीक है, तो देर आर इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये रिस्क अवर्स के एग्जांपल में भी आपको दे लूं, ठीक है। एपिटाइट तो ये है कि आपने कितना विलिंग टू एक्सेप्ट है, ठीक है, वो इससे रेलिवेंट भी है। अब लेट्स कम टू रिस्क अवर्स फर्स्ट। इज देयर इज अ क्वेश्चन और देयर वाज अ डिस्टॉर्शन? अच्छा, देयर वाज अ डिस्टॉर्शन। So let's take an example of risk appetite first. आप कहते हो कि भाई मेरा रिस्क टॉलरेंस लेवल है, मेरा 10% है, ठीक है। आपने एक प्रोजेक्ट को बिड किया, आपने ऑर्डर का एस्टिमेट किया, कॉस्ट एस्टिमेट की, $100,000 आ रही है या $100,000 आ रही है आपके पास, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि इसके ऊपर आपने 10% ऑफ द अमाउंट से ज्यादा आपके रिस्क टॉलरेंस लिमिट, दिस इज योर रिस्क टॉलरेंस, इससे ज्यादा नहीं करना आपने, ठीक है। अच्छा, रिस्क थ्रेश होल्ड का मतलब ये है कि एक लेवल है कि आप थ्रेश होल्ड, जिस तरह से दिस इज माई थ्रेश होल्ड, आई एम डन, राइट। इसी तरह आपका रिस्क का थ्रेश होल्ड भी होता है, लेवल ऑफ एक्सपोजर above which risks are addressed या below which risks are accepted. For example, एज अ स्पॉन्सर आप कहते हो कि 15 दिनों के अंदर अंदर अगर कोई डिले आ रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है, 15 दिनों के बाद अगर कोई डिले आ रहा है तो बस वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। रिस्क अवर्स एज एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन आपका कितना एपिटाइट है, ठीक है। तो आपका लो एपिटाइट होगा, ठीक है। किस चीज के बारे में कि आपके जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं थ्रेट के, आप कहते हो कि मुझे थ्रेट कम से कम चाहिए, मुझे रिस्क कम से कम चाहिए, तो रिस्क अवर्स लोग वो होते हैं जिनका लो एपिटाइट टुवर्ड्स नेगेटिव थ्रेट्स होता है। जिसमें जो मैं आपको एग्जांपल बता रही थी कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ स्टॉक्स ऐसे परचेज करेंगे जहां आप देखोगे कि उनका रिटर्न तो कम है लेकिन उनका रिस्क भी कम है, ठीक हो गया। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, रिस्क एपिटाइट एंड थ्रेशहोल्ड वेरी एंड कैन इंक्लूड एनी प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट, फॉर एग्जांपल स्कोप को भी, स्कोप अगर चेंज हो जाता है, cost schedule etc, और भी हमारे we have 7 type of constraint which we have discussed in the previous lectures, ठीक है। an example, organization may have more tolerance for cost related risk than for risk than affect customer satisfaction or their reputation in the market। कहने का मतलब ये है कि अब रिस्क एपिटाइट और थ्रेशहोल्ड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी भी करता है। आपकी टॉलरेंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आप कहते हो कि मुझे कॉस्ट के ऊपर आई कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन द कॉस्ट बट आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर की लॉयल्टी, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप कहते हो कि भाई मेरे लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन इज सेकेंडरी टू मी। सो इट डिपेंड्स, द रिस्क एपिटाइट एंड थ्रेश होल्ड कैन वेरी, ठीक हो गया। जैसे जैसे जिस तरह से आपके प्रोजेक्ट की कंस्ट्रेंट है उनको देखते हुए आप कहते हो कि कभी कॉस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी आपके लिए स्केड्यूल इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी आपके लिए स्कोप इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कभी आपके लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक टर्म मेंशन की है, स्पाइक्स। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अ स्पाइक? Are you guys sleeping or are you guys with me? जो एमन आफ्ताब, हाईएस्ट पॉइंट्स आते हैं। ठीक हो गया जी बेटे, जी बोले जो मैम। हाईएस्ट पॉइंट्स आते हैं, ठीक, ठीक हो गया, जो हाईएस्ट पॉइंट्स आते हैं। स्पाइक, बेसिकली स्पाइक इज अ राइज, ठीक है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे, ठीक हो गया, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अडेप्टिव, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ट्रेडिशनल एनवायरमेंट्स। तो अडेप्टिव के अंदर अडेप्टिव एनवायरमेंट्स भी तो हैं, उनके अंदर भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर भी लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, उनके अंदर हमने बात की अडेप्टिव एनवायरमेंट के अंदर आपका जो स्कोप है वो इवॉल्व होता जाता है, ठीक है। उसके अंदर बार बार चेंजेस आ रही होती हैं जिसको आप इनकॉर्पोरेट करते विद कंसेंट, ठीक है। अच्छा, स्पाइक्स
जो एजाइल टीम्स हैं दे ऑफन एक्सप्लोर बिग रिस्क लाइक न्यू प्रोसेसेस आ गए, एकदम से स्पाइक आ जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, स्पेशल इटरेशंस जहाँ पे की जाती हैं, ठीक है, यूजिंग स्पेशल इटरेशंस जिसको स्पाइक कहा जाता है, ठीक है। सो बेसिकली अ स्पाइक इज अ शॉर्ट इटरेशन dedicated to exploring an issue or an approach. So a risk-based spike is done before an associated increment development begins to attempt the risk mitigation or elimination. या पर आप enhancement करते हो. Or if an opportunity is being explored, जहाँ पे एकदम से आपकी changes आ रहे होते हैं, ठीक है. Uh, इसके अंदर आपके पास स्पाइक के अंदर आपके पास आर्किटेक्चरल स्पाइक भी आता है, ठीक है. अगर हम स्पाइक को इस थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करें तो इसके अंदर आपके पास एक आर्किटेक्चरल स्पाइक है और दूसरा आपके पास सॉरी जस्ट अ सेकंड, टेक्निकल स्पाइक, फंक्शनल स्पाइक, ठीक है. अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्निकल स्पाइक तो टेक्निकल स्पाइक को ही आप आर्किटेक्चरल स्पाइक भी कहते हो, ठीक है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्पाइक भी कहते हैं आप, या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आ सकते हैं. सो बेसिकली दैट मींस कि आप फोकस किसके ऊपर कर रहे हो, कि आप एक्सप्लोर करें क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहा है स्पाइक, एक्सक्यूज मी, या फिर आपके आर्किटेक्चर की वजह से आ रहा है, या फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है, ठीक है. अच्छा, जब आप फंक्शनल स्पाइक की बात करते हैं तो फंक्शनल स्पाइक के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस रूल्स को वैलिडेट कर रहे होते हैं तो चेंजेस आ रही होती हैं तो उसकी वजह से आपका जो स्पाइक आ सकता है, या फिर अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स है वो अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, आप कोई मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो उसमें आपके जो यूजर है या वो कोई वेबसाइट बना रहे हो वो जो आपको रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो फंक्शनल स्पाइक्स आ सकते हैं. अच्छा, हाउ डू वी डिफाइन इट एज अ स्पाइक, ठीक है, तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो हमने ऊपर बात की उसी में से लेट्स एक्सट्रैक्ट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आउट ऑफ इट. इट इज टाइम बॉक्स्ड, हमने कहा शॉर्ट इटरेशंस, ठीक है, तो इट इज टाइम बॉक्स, इटरेशन इज ऑलवेज टाइम बॉक्स, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है आपको ताकि आप जो भी एफर्ट करो उसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर कर दो. आउटकम ड्रिवन है, ठीक है, कि द गोल इज टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन या फिर आपने अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना है, ठीक है, गोल तो यही है आपका, ठीक. अच्छा, बेनिफिट क्या है आपका इसका, अब बेनिफिट क्या है कि आप क्या कर रिड्यूस कर अनसर्टेनिटी को, रिस्क को रिड्यूस कर रहे हो. अच्छा, उसके बाद अल्टीमेटली बाय डूइंग दिस यू आर हेल्पिंग द टीम मेंबर्स टू मेक बेटर टेक्निकल और फंक्शनल और बिजनेस डिसीजंस. सो इन ऑर्डर टू फाइनली enables a smooth execution of your work, जो प्रोजेक्ट का आपने डिलीवर करना है, सर्विस को आपने डिलीवर करना है, वो आप स्मूथली कर सकते हो, आपने करना है, बेसिकली यही एजेंडा होता है, ठीक है. So moving forward, I hope this is clear. Spike is clear. Moving forward, this is a slide. Just take a minute and try to understand it that what is happening here. The caption says, don't do this. So we have risk perception, we have risk analysis, and we have risk management. These are the three basic concepts. So let's explore one by one कि risk perception क्या होती है, risk analysis क्या होगा और risk आपका उसके बेसिस के ऊपर आप किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं. सो रिस्क परसेप्शन फ्रॉम द नेम, perception based on thinking, perception based on the understanding and interpretation of the risks based on the perception of an individual or based on the perception of an organization. This is subjective. अच्छा, subjective हम किस तरह से कहते हैं, because it is influenced by various factors such as an experience of a project manager, कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर इसका एक्सपीरियंस है, इतना टेक्निकल एक्सपीरियंस है कि नहीं, उसने पहले कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस है या सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में काम करता रहा या टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में काम करता रहा. तो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल वो आपके perception that will become the risk perception of an individual. Then emotions also contribute. Then there are various culture beliefs and biases as well जो कि आपकी risk की perception को क्या करता है, impact करता है, ठीक है. मीडिया, ठीक है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, just like media change the perception of an individual, it do impact as well.
the perception level of individual, right? So जब when you are done with the perception, ठीक है, आपकी रिस्क की परसेप्शन कंप्लीट होगी, आप देखते हो कि आपने इस तरह से डिसीजन मेकिंग करनी है, इस तरह से कम्युनिकेशन करना है, लाइक पब्लिक हेल्थ में किस तरह से बात करेंगे, फाइनेंस में अगर कोई बात करनी है तो किस तरह से बात करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की परसेप्शन की बेसिस के ऊपर आप और उसके फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर आप बात करेंगे. Based on your perception, you will do risk analysis. Risk analysis क्या है? It is systematic. It is systematic, so it is a process. Process of what? Process of identifying what type of risk are you will be happening. मतलब आइडेंटिफाई करोगे आप रिस्क को. आइडेंटिफाई रिस्क करने का मतलब ये है कि जितने भी आपके एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिस्क आ रहे हैं, यू आर गोइंग टू लिस्ट इट डाउन. You will list all potential risks that could affect your project objective. When you're done with that, you're going to assess the likelihood and impact of the risks that are going to occur. ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप उसकी सिवेरिटी चेक करेंगे. सिवेरिटी किस तरह से चेक करेंगे? आप देखो, आप डिस्क्रिप्टिव स्केल्स यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल आप कहते हो लो है, मीडियम है, हाई है, ठीक है. जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वी नो कि उसका जो क्या कहते हैं, आपके प्रायोरिटी लेवल हाई है, ठीक है, वो हाई होगा. ठीक, लो है तो वो लो की तरफ जाएगा. Acha, after that, when you have identified the risk, when you have assessed the likelihood and impact of the risk, then you prioritize it. ठीक है, prioritize वही है, medium, low and high, and finally you determine the risk exposure. That means कि आपका जो likelihood है और आपका जो impact है उसको calculate करोगे और देखोगे कि आपके overall risk का level कितना है. ठीक है, और प्रायोरिटाइज रिस्क का मतलब ये है, देन यू विल प्रायोरिटाइज इट कि यू विल फोकस ऑन द मोस्ट क्रिटिकल टास्क, कि आपने किस टास्क को पहले मिटिगेट करना है. कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. ठीक है, आप रिस्क मैट्रिक्स बनाते हो, आप हीट मैप बनाते हो, ठीक है, आप प्रायोरिटाइजेशन करते हो कि दिस इज द रिस्क, इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसकी सिवेरिटी लेवल ज्यादा है, इसको हमने पहले काउंटर करना है. ठीक हो गया, ये आपका रिस्क एनालिसिस है. Based on the risk analysis, then you go for risk management. Two words, risk है, कोई event है, कोई condition है, now you have to manage it, right? So risk management is basically the process of addressing identified risks to minimize its negative impacts. और आपने क्या करना है, क्योंकि रिस्क के अंदर हमने बात की थी कि you have opportunities as well. So you are going to maximize the opportunities. किस तरह से करेंगे? You are going to do the planning. ठीक है, आप क्या करोगे? आप करोगे रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जो आपने ऊपर भी किया. ठीक है, कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाई पोटेंशियल. एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू मस्ट हैव द एक्सक्यूज स्किल एंड एबिलिटी. जी बेटे. एक्सक्यूज मैम. जी जी. हाँ मैम, ये रिस्क पर हम परसेप्शन पे इसको काउंट करेंगे या डेटा पे करेंगे इसको? जो आप कह रही है ना कि हमारे पास डेटा होना चाहिए उस रिस्क के हवाले से, या परसेप्शन तो हमारा कोई भी हो सकता है ना, वो तो नॉर्मल थ्योरेटिकल बेस पे हो सकता है. हमारे पास शायद डेटा ना हो तो हम हर चीज को परसीव करेंगे तो वो रिस्क में आएगा फिर, या डेटा पे होना चाहिए? हमारे पास प्रॉपर डेटा हो उससे रिलेटेड. रिस्क, जो देखिए रिस्क को जी. आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, दो मेन टाइप्स आप कह सकते हैं, कि आप क्वांटिटेटिवली उसको आइडेंटिफाई करते हैं या आप क्वालिटेटिवली आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, qualitative is based on perception, quantitative is based on data. ठीक है, राइट नाउ हम वी आर आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन. इस वक्त जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो रिस्क परसेप्शन की डिस्कशन करें बेस्ड ऑन दिस फिगर. उस बात पे भी हम आगे आते हैं. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर कि वो क्वालिटेटिव भी होता है, वो क्वांटिटेटिव भी होता है, वो डेटा के बेसिस के ऊपर भी होता है, और वो आपकी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये आपका स्किल है, ये आपकी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप क्वालिटेटिवली असेस कर सको कि ये रिस्क हो सकते हैं. लुकिंग इनटू द मार्केट ट्रेंड्स, आप परसेप्शन आपकी बिल्ड कैसे होगी? परसेप्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि आपकी परसेप्शन बिल्ड कैसे होती है. आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे, आप मार्केट का एनालिसिस करेंगे, आप प्रीवियसली ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, आपके एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपका कितना एक्सपीरियंस है, कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए, किस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, उसकी बेसिस के ऊपर परसेप्शन बनेगी. परसेप्शन हवा में नहीं बनती है. परसेप्शन इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, परसेप्शन इज बेस्ड ऑन नॉलेज. एम आई राइट? जी मैम, पॉइंट आ गया. ठीक हो गया. अच्छा, when we are
ना हम बात कर रहे थे रिस्क मैनेजमेंट की, ठीक है, तो हमने रिस्क को मैनेज करना है, वो भी। अच्छा ठीक हो गया, तो आइडेंटिफाई कर लिया, पोटेंशियल असेस कर लिया। अच्छा, व्हेन यू आर हैव आइडेंटिफाइड द पोटेंशियल रिस्क, तो फिर आप रिस्क की असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के लिए यानी कि आपने एनालाइज करना है, आपने पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, अब एनालाइज करेंगे कौन सा रिस्क को सबसे पहले तवज्जो की जरूरत है, कौन सा रिस्क हाई प्रायोरिटी का है, कौन से रिस्क की प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट ज्यादा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट आप उसको प्रायोरिटाइज कर देंगे, दिस इज रिस्क असेसमेंट। एंड बेस्ड ऑन दैट आप क्या करोगे, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर रिस्क मैनेज करना है ना, अब आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, असेस भी कर लिया। नाउ यू आर गोइंग टू मिटिगेट द रिस्क। अब मिटिगेशन की कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो हम अभी आगे देखेंगे, जिसके अंदर आपके पास अवॉइड होता है, रिड्यूस होता है, ट्रांसफर होता है, या फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हो। हम इसको एक्सप्लोर करेंगे अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर। फिर आपने क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपने जो भी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को डेवलप किया, एक प्लान डेवलप किया, ये रिस्क है, उसके अगेंस्ट हम ये स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट करना है, और उसके बाद आप उसको क्या करोगे, कंट्रोल करेंगे, इवेलुएट करेंगे कि आपने जो भी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज लगाई हैं आप उसको इम्प्लीमेंट के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद आप इवेलुएट करोगे इन मॉनिटर एंड रिव्यू के अंदर कि आपके पास ये रिस्क था, आप ट्रैक कर रहे हो, ये रिस्क था, उसके अगेंस्ट ये स्ट्रैटेजीज लगी थी, काम कर गई, वेरी गुड, काम नहीं की तो आप क्या करोगे, एडजस्ट करेंगे अपनी स्ट्रैटेजीज को। बेनिफिट क्या है सबका, ठीक है। इस पूरी स्लाइड का मतलब ये है कि यू हैव टू कंबाइन इफेक्टिव परसेप्शन थ्रू एनालिसिस, थ्रू प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, राइट? So that as an individual, as a project manager, or as an organization, you can navigate risks effectively, ताकि आप रिस्क को इफेक्टिवली नेविगेट करें, और क्या करें, अपॉर्चुनिटीज को सीज करें। ठीक हो गया? अच्छा, अच्छा, अब ये स्लाइड क्या कह रही है, ये तो तीनों कॉन्सेप्ट्स थे कि रिस्क परसेप्शन की, दिस इज एन इंडिविजुअल, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, उसने देखा कि एक बॉम्ब है वो फटने वाला है, दिस जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, उसने उसको देखा, उसकी परसेप्शन ये थी, ये तो बॉम्ब है, ये फट जाएगा। रिस्क एनालिसिस क्या है, उसने एक बस वहीं से अपनी जेब से कुछ निकाला, उसको मेजर किया, और उसने कहा ये तो फटने वाला है, ये तो जल्दी जल्दी से खत्म हो रही है उसकी थ्रेड, तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, नथिंग कैन हैपन, तो कान बंद कर और उसको फटने दें। दिस इज द रिस्क मैनेजमेंट व्हाट ही हैज डन based on his perception, based on his analysis, which was wrong। तो ये कभी भी नहीं करना, ठीक है। सो आपने उसको कंप्लीट, जो हमने अभी डिटेल में पढ़ी हैं बातें, वो डिटेल में बताने का मकसद ही ये था कि दिस इज हाउ रिस्क परसेप्शन इज डन, दिस इज हाउ रिस्क एनालिसिस डन, और किस तरह से आप उसको फर्दर रिस्क को मैनेज करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात में समझ आई, तो आगे चलते हैं, ठीक है। थ्रेट्स, थ्रेट्स क्या चीज है, व्हाट इज अ थ्रेट? रिस्क मैनेजमेंट के अंदर व्हाट इज अ थ्रेट? थ्रेट रेफर्स टू अ पोटेंशियल इवेंट और अ कंडीशन और एक्शन जिसकी वजह से क्या हो, लॉस हो, जिसकी वजह से क्या हो, डैमेज हो, जिसकी वजह से क्या हो, हार्म हो, किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोजेक्ट को, या फिर किसी भी इंडिविजुअल को। तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ रिस्क। हमने रिस्क की डेफिनेशन में पढ़ा था कि रिस्क की वजह से या थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द थ्रेट, द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट माइट गो रॉन्ग दैट कुड नेगेटिवली इफेक्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब रिस्क के सोर्सेज, अब रिस्क आएगा कहाँ से, ठीक है। रिस्क हमारे उसके सोर्सेज क्या है, इंटरनल भी हो सकता है रिस्क, सॉरी थ्रेट इंटरनल भी हो सकता है, थ्रेट जो है वो आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल का क्या मतलब है, जहां पे एज एन एम्प्लॉई, एज अ टीम मेंबर आपसे कोई मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, इक्विपमेंट का फेलियर हो, इक्विपमेंट आपका इंटरनल है, वो थ्रेट होगा। या फिर आपकी कोई पॉलिसी की वायलेशन हो जाए, वो भी आपके पास इंटरनल थ्रेट है। एक्सटर्नल में कौन सी चीजें आ सकती है, एक्सटर्नल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक्सटर्नल इज रिलेटेड टू कंपेटिटर्स, ठीक है। कंपेटिटर्स के अलावा अगर मार्केट के अंदर चेंज आता है, इकोनॉमिक शिफ्ट आ जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, या फिर आजकल टेक्नोलॉजी इज ऑन हाई, टेक्नोलॉजी रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, तो साइबर अटैक्स होते हैं, दैट इज एक्सटर्नल थ्रेट एज वेल, ठीक है। तो
बेस्ड ऑन दिस आप उसका लाइक्लीहुड देखते हो। लाइक्लीहुड का क्या मतलब है कि थ्रेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, कि कब कब होगा। इम्पैक्ट का क्या मतलब है कि उसकी सिवियरिटी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने सख्त हैं, कि अगर थ्रेट हो जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्क, ठीक है। अच्छा, आपने अब सॉरी थ्रेट, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर थ्रेट के, अब आपने मैनेज किस तरह से करना है अपने थ्रेट्स को, किस तरह से करेंगे, आप क्या करोगे। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई किया दीज आर द रिस्क, फिर आपने उसको असेस किया, ठीक है। असेस का मतलब ये कि आप लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट को देखेंगे और उसके बाद आप उसको प्रायोरिटाइज कर देंगे, ठीक है, कि हाई प्रायोरिटी थ्रेट्स कौन से, मीडियम प्रायोरिटी थ्रेट्स कौन से और लो प्रायोरिटी थ्रेट्स कौन से, और उसके बेसिस के ऊपर आप उसके अगेंस्ट उसी की मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज लगाएंगे। अब थ्रेट की मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज में भी आपके पास अवॉइडेंस, रिडक्शन, ट्रांसफर और एक्सेप्टेंस होता है। ये हम अभी आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे, जिस तरह से हमने रिस्क को मॉनिटर किया था, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप इसको रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये अवॉइड, एस्केलेट, ट्रांसफर, मिटिगेशन एंड एक्सेप्ट। अब ये क्या है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। अवॉइडेंस का क्या मतलब है। थ्रेट अवॉइडेंस का मतलब ये है कि अगर is when the project team acts to eliminate the threat or protect the project from its impact। आपने क्या करना है कि आपको पता है कि ये थ्रेट होगा, आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हो। मतलब क्या है, आप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो, आप उसको खत्म करने की कोशिश करते हो। एग्जाम्पल में इसके ये आ जाता है कि अगर आपने कोई एक टास्क के ऊपर किसी इंडिविजुअल को असाइन किया हुआ है, किसी वर्क पैकेज के ऊपर, ठीक है, किसी टास्क के ऊपर, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आपको पता है ये इंडिविजुअल से ये काम नहीं हो सकता, ये इंडिविजुअल इस टाइम की डेडलाइन को मीट नहीं कर सकता। व्हाट यू विल बी डूइंग, आप उसको रिप्लेस कर देते हो, आप उसको चेंज कर देते हो, किसी और इंडिविजुअल को लगा दोगे जहां पे आपको पता है इसके पास टेक्निकल स्किल्स भी हैं, इसके पास डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी हैं, ठीक है, फंक्शनल स्किल्स भी हैं, तो ये मैनेज कर लेगा, तो आप उसको चेंज कर देते हो इन ऑर्डर टू अवॉइड द थ्रेट। दूसरा एक और एग्जांपल में ये आ सकता है कि आपका कोई वर्क पैकेज है, ठीक है, आपको लगता है कि ये बड़ा क्रिटिकल हो सकता है और इसके बगैर भी काम चल सकता है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको रिमूव कर दो वहां से, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू अवॉइड द थ्रेट। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है एस्केलेट। एस्केलेशन का क्या मतलब है, एस्केलेशन बढ़ा देना। It is appropriate when the project team or the project sponsor agrees that the threat is outside the scope of the project। ये उस सूरत हाल में होगा जब आपके स्पॉन्सर्स ने एग्री कर दिया कि स्कोप से बाहर है और आपने जो भी रिस्पॉन्स इसके अगेंस्ट तैयार किया है वो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी में नहीं आता, वो नहीं कर सकता, ठीक है, तो आपने उसको एस्केलेट कर दिया। फिर आपके पास आ जाता है ट्रांसफर। दिस इज द थर्ड स्ट्रैटेजी। ट्रांसफर, अब ट्रांसफर का क्या मतलब है ना, ट्रांसफर का मतलब ये है कि ट्रांसफर मींस एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर। आप क्या कर रहे हो, यू आर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द थ्रेड टू द थर्ड पार्टी द रिस्क, ताकि जो भी उसका इफेक्ट आए वो थर्ड पार्टी उस इफेक्ट को, उसके इम्पैक्ट को ना क्या करे, बेयर करे अगर थ्रेट होता है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज को अगर आप ले लेते हो, तो अगर अगर आपने एज एन इंडिविजुअल अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई है, ठीक है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो जो भी लॉस होगा वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। आप घर लीज पे लेते हो और इंश्योर्ड है, गाड़ी लीज पे लेते हो इंश्योर्ड है, वो थर्ड पार्टी उसको कुछ हो जाता है उसको, तो थर्ड पार्टी क्या करेगी, उसका जो इम्पैक्ट है उसको मैनेज करेगी, ठीक। मिटिगेट, द थर्ड इज मिटिगेशन। मिटिगेट का क्या मतलब है, आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को या उसके इम्पैक्ट को, थ्रेट के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक। जितनी जल्दी आप मिटिगेशन करोगे इन द अर्ली, तो उतना कम डैमेज होगा, ठीक है। अगर थ्रेट हो जाता है तो जितनी जल्दी इसको मैनेज करोगे, दिस इज अ फोर्थ स्ट्रैटेजी। द फिफ्थ वन इज एक्सेप्टेंस। थ्रेट एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि आप एक्नॉलेज कर लेते हो कि थ्रेट है, उसकी एग्जिस्टेंस है, उसके ऊपर आपको एक्शन प्लान नहीं हो सकता, नहीं किया आपने, ठीक है। अब इसके अंदर देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स इन इट। एक कि आप क्या कर रहे हो, यू आर एक्टिवली एक्सेप्टिंग अ रिस्क, अगर हो जाता है उसके अगेंस्ट आपने कंटीजेंसी प्लान डेवलप कर दिया, इवेंट होता है तो हम ये करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे अभी अगर आप, आज की आपकी ऑनलाइन क्लास थी, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, रास्ते बंद है, नहीं हो सकता, नहीं जा सकते हम, ठीक है। अब हमने कंटीजेंसी प्लान क्या की, काम तो करना है, ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी क्या चीज आ जाती है इसके अंदर, जो पैसिव एक्सेप्टेंस है। दूसरा सिनेरियो एक्सेप्ट के अंदर क्या आता है, पैसिव एक्सेप्टेंस।
पैसिव एक्सेप्टेंस क्या होता है? विच मीन्स डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करना एंड से अब हो गया, इट हैपेंस, इफ इट हैपेंस इफ हैपेंस, हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये दो तरीकाकार होते हैं, ये दो टाइप्स आ जाती हैं आपकी एक्सेप्टेंस के अंदर, एक एक्टिव एक्सेप्टेंस होती है और एक पैसिव एक्सेप्टेंस होती है। एक्टिव एक्सेप्टेंस के अंदर आप कंटीजेंसी प्लानिंग कर देते हो, पैसिव एक्सेप्टेंस के अंदर आप कोई प्लानिंग नहीं करते, आप कहते हो गया, लेट इट बी लाइक दैट, ठीक हो गया। सो आप अवॉइडेंस एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज किस टाइम पे यूज करते हैं? व्हेन द प्रोबेबिलिटी या प्रायोरिटी इज हाई, व्हेन देयर इज अ हाई इम्पैक्ट रिस्क। ठीक है, वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं आगे हम डिस्कस करते हैं। ट्रांसफरेंस और एस्केलेशन और एक्सेप्टेंस आप किस वक्त यूज करते हो? जहां पे आप कहते हो कब अप्रोप्रिएट होगा, जहां पे आपके पास लो प्रायोरिटी लो इम्पैक्ट रिस्क होते हैं आप, लेकिन आप ट्रांसफरेंस एस्केलेशन और एक्सेप्टेंस हायर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे हायर इम्पैक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो लुक एट दिस स्लाइड, ये आपके पास एक थ्रेट प्रोफाइल है। ठीक है, रिस्क रिडक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चलो ये तो विद पैसे जैसे जैसे आप मैनेज करते हो तो थ्रेट का प्रोफाइल नीचे चला जाता है, मैनेज नहीं करोगे तो हाई चला जाएगा। ठीक है, सो ये किसी प्रोजेक्ट के बारे में हमने एक थ्रेट, वी हैव अ थ्रेट प्रोफाइल। अब यहाँ पे क्या है, ऑन द लेफ्ट साइड यू सी कि रिस्क हमने बात की ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क, लिस्ट डाउन करने हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि उसने 5 किस्म के 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क को आइडेंटिफाई किया, उसको शॉर्ट नेम दे दिया रिस्क को, और उसको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया। उसके अगेंस्ट उसने यहाँ पे आईडीज दे दी, यहाँ पे 1 2 3 4 5, या फिर आप ABCDEF भी दे सकते हो डिपेंडिंग जो भी आपने फॉर्मेट रखना है। यहाँ पे आपने उसको डिस्क्रिप्शन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपने इसको 4 मंथ्स यहाँ पे देख रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के 4 महीने का अपना डाटा कलेक्ट किया, और डाटा कलेक्ट करने के बाद उसने देखा कि ये इतने इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इतना इसका इम्पैक्ट हो सकता है, और उसकी सिवियरिटी। अब आप इसको कैलकुलेट किस तरह से किया, अब आप एक रेटिंग स्केल रखें। फॉर एग्जाम्पल आप आउट ऑफ, यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो ये है कि आउट ऑफ 5 उसने रेट कर दिया कि भाई परमिट्स ऑब्टेन करने हैं, आपने कोई भी आपने फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन का ले लें, या कंस्ट्रक्शन बन रही है, रोड बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, यहाँ पे आपने उसके लिए पहले परमिट ऑब्टेन किया, उसका इम्पैक्ट कितना है 3, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी दफा बार बार हो सकता है, ठीक है 3, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास सिवियरिटी आ गई उसकी। ठीक है, सिवियरिटी किस तरह से है कि इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिवियरिटी आ जाएगी। इसी तरह उसने कहा कि साइट नॉट रेडी, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, उसका इम्पैक्ट इतना है, 2 2 करके। इसी तरह अर्ली रोड था, प्रोडक्शन रिजर्व्स, पंप कैपेसिटी, ये इस तरह से उसने बेस्ड ऑन द जजमेंट एंड द डेटा, ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा भी हो सकता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो आपने ये प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस के वो टूल्स के थ्रू आपने करने के बाद आपकी सिवियरिटी आइडेंटिफाई की। अच्छा, दिस इज व्हाट अ थ्रेट प्रोफाइल इज, ये इस तरह से आप अपने थ्रेट की प्रोफाइल करते हो। अच्छा, अब जो रिस्क रजिस्टर बनता है, अब रिस्क रजिस्टर क्या है, इसी के बेसिस के ऊपर अब आप देखोगे सिवियरिटी ज्यादा है तो आप मिटिगेशन स्ट्रैटेजी लगाएंगे। हम आगे देखते हैं कि वो किस तरह से करना है। लेट्स फिनिश कि अपॉर्चुनिटी क्या है, जिस तरह से थ्रेट है उसी तरह से अपॉर्चुनिटी है, और उसी तरह से बाकी चीजें हैं आपकी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट वाज नेगेटिव, अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव कंडीशन और इवेंट के अगर ये होता है तो आपके प्रोजेक्ट के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एक है एक से ज्यादा है, उसके ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है, जिस तरह से हमने बात की, हमने वो घर की बात की थी फाउंडेशन की। देयर इज अनदर एग्जांपल कि यू आर अ सब कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि आपने अपना काम जल्दी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अर्ली 10 दिनों के अंदर कंप्लीट करना था, आपने 8 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लिया। उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि आपकी कॉस्ट भी लो है, आपने कॉस्ट को भी सेव किया, आपने स्केड्यूल को भी सेव किया। ठीक है, तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी, आपने उसको ऑप्टिमाइज कर लिया। ठीक है, अब आप कहीं और भी काम कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसके अंदर भी यू हैव 5 ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज दैट मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेन यू आर डीलिंग विद अपॉर्चुनिटीज। एक्सप्लॉइट, दिस इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ अवॉइड। एक्सप्लॉइट का क्या मतलब है, फ्रॉम द नेम, ये ऐसी स्ट्रेटजी है जहां पे एज अ टीम मेंबर आप क्या करते हो कि अगर आपको पता चल रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है तो आप उस काम को उसी तरफ ले जाते हो ताकि वो अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे कि आपको पता है, you add work or change the project to make sure that the opportunity occurs। ठीक,
दिस कुड बी ऑन द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रिस्क लेवल, या फिर ये ओवरऑल भी हो सकता है। एस्केलेट का क्या मतलब है? एस्केलेट का मतलब जैसे आपने थ्रेट में अपॉर्चुनिटी, जिस तरह से थ्रेट के अंदर था वैसे ही यहाँ पे भी आपके पास अपॉर्चुनिटी के अंदर भी एस्केलेशन है, कि ये वो रिस्पांस स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट टीम और प्रोजेक्ट स्पॉन्सर एग्री कर लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके स्कोप से बाहर है प्रोजेक्ट की, ठीक है, या फिर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी से ही बाहर, तो आप एस्केलेशन की तरफ चले जाते हो। शेयर, शेयर का क्या मतलब है? फ्रॉम द नेम कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अ, जैसे जॉइंट वेंचर्स कर लेते हैं आप, पार्टनरशिप कर लेते हैं, ठीक है, आप टीम के साथ शेयर कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी शेयरिंग इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द थर्ड पार्टी, जहां पे आपको पता है कि उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये अपॉर्चुनिटी को सीज कर लेगा, कैप्चर कर लेगा उसके बेनिफिट्स को। फॉर एग्जांपल, it is common in the procurement contract to offer a bonus or incentives to complete the seller's part of the project early if it creates an equal or better saving opportunity for the buyer। यानी कि वो कहते हैं कि जो प्रोक्योरमेंट के आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहां पे ये बड़ी कॉमन सी चीज है कि बोनस और इंसेंटिव्स देते हैं कि अगर अपना काम अपने प्रोजेक्ट को जल्दी कर लेता है, ठीक है, तो वो बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे, तो शेयर कर रहे हो आप, जल्दी काम कर लो तो आपको भी इसमें से बेनिफिट मिल जाएगा। इनहैंस का क्या मतलब है? इनहैंस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द रिवर्स वी हैव डिस्कस्ड इन रिवर्स टू मिटिगेट वी हैव डिस्कस्ड इन थ्रेट्स। अच्छा, इन्हांसमेंट का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी को इन्हांस कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी इन्हांसमेंट हो रही है, यानी कि आप क्या कर रहे हो कि अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रहा है कि होने वाली है, तो आप उसकी जो उसकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है वो आप बढ़ा रहे हो, आप उसकी तरफ मूव कर रहे हो। ठीक हो गया। अर्ली इन्हांसमेंट एक्शन इज मोर ऑफन इफेक्टिव, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आपके पास अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक्सेप्ट, जैसे हमने थ्रेट में एक्सेप्ट किया था उसी तरह से आप अपॉर्चुनिटी के अंदर भी एक्सेप्ट करते हो। आपको पता है अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपने एक्नॉलेज कर दिया हाँ अपॉर्चुनिटी है, उसकी एग्जिस्टेंस है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड देन वी एक्ट अकॉर्डिंगली। सो दीज वर द फ्यू स्ट्रैटेजीज ऑफ ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज जो आप अपॉर्चुनिटी को डील करते हुए आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, once a set of risk response has been developed, ये वो रिस्पॉन्सेज है आपने एक दफा कर लिया, चाहे वो अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट रिस्क रिस्पॉन्स है, चाहे वो थ्रेट के अगेंस्ट रिस्क रिस्पॉन्स है, आपने इसको एक दफा डेवलप कर लिया। अब आपका काम है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि आपको उसको एक दफा दोबारा से रिव्यू करो कि हमने जो प्लान रिस्पॉन्स किया था उसकी वजह से कोई और रिस्क तो नहीं उसके अंदर आ गया, जिसको सेकेंडरी रिस्क भी कहते हैं, कि उस रिस्क को या उस थ्रेट को या अपॉर्चुनिटी को सीज करते हुए हमने कोई और रिस्क तो नहीं पैदा कर दिया। ठीक है। The review should also assess a residual risk that will remain once the response action have been carried out। मतलब क्या रेजिड्यूल रिस्क का? कि जब आप अपने रिस्क को मैनेज कर लिया होता है, आपने अपने थ्रेट्स को या अपॉर्चुनिटी के अंदर, तो कुछ रिस्क ऐसे रिस्क होते हैं जो रह जाते हैं वहीं पे और वो चलते रहेंगे। ठीक है। फ्रॉम द नेम इट इज रेजिड्यूल रिस्क। ठीक हो गया। अच्छा, तो आपने रेजिड्यूल रिस्क के साथ क्या करना है कि आप हमेशा उसको कोई चीज रह जाने वाली जो चीज होती है आप उसको हमेशा अपने प्रोजेक्ट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने तो नहीं दे सकते। आप उसको उतने लेवल तक ले आते हो कि वो आप उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स प्लानिंग, आप रिस्पॉन्स प्लानिंग प्रिपेयर करोगे उसके अगेंस्ट तब तक के जब तक कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क एक एपिटाइट है, यानी कि एपिटाइट के कि इतने लेवल तक आपकी टॉलरेंस लेवल होती है कि आपने इतना उसको बर्दाश्त करना है, इतना रह सकता है वो रिस्क, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको उस लेवल तक ले आ जा, रिस्क रेजिड्यूल रिस्क को ले आते हो कि ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के एपिटाइट के साथ मैच कर जाए। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाते हैं आपके पास मैनेजमेंट एंड कंटीजेंसी रिजर्व्स। हमने बड़ी दफा ये डिस्कस किया, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज अ रिजर्व। ठीक है, रिजर्व इज एन अमाउंट ऑफ टाइम और बजट सेट असाइड टू अकाउंट फॉर हैंडलिंग रिस्क। क्वेश्चन है, बफर है। कंटीजेंसी रिस्क कौन से होते हैं? दोज रिस्क दैट अकाउंट फॉर known and simply known, these are items identified during risk management। रिस्क मैनेजमेंट जब आप कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपके पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, मैनेजमेंट रिजर्व बजट की कैटेगरी है, ठीक है, जो कि आपके अननोन इवेंट्स के लिए, अनप्लान्ड इन स्कोप वर्क के लिए आपके पास मैनेजमेंट का रिजर्व होता है। ठीक हो गया।
अच्छा जी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ इट। ये एक्सरसाइज है, दिस इज द एक्सरसाइज कि आपने अभी, दिस इज द क्लास एक्सरसाइज कि आपने अभी तक जितना भी ये डिस्कशन की है, आपने देखा रिस्क है, रिस्क के अंदर थ्रेट्स है, रिस्क के अंदर अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट अगर आ जाता है तो आपने थ्रेट के अकॉर्डिंगली क्या करना है, उसके अगेंस्ट रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है और क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसी तरह आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप देखोगे कौन सी अपॉर्चुनिटी है वो आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अगेंस्ट आप रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, आइडेंटिफाई कर दोगे। बिफोर गोइंग इनटू दिस, हम एक और चीज कर लेते हैं, रिस्क रजिस्टर देख लेते हैं और उसके बाद वी विल कम बैक टू दिस। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर, विजिबल है आपको? Yes, ma'am. ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे ना कि आपने रिस्क आप आपने रिस्क को मैनेज तो करना है, रिस्क को मैनेज करने के लिए आप रिस्क रजिस्टर्स बनाते हैं, ठीक है। एक रिस्क रजिस्टर की ये दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, कि ये दिस इज वन ऑफ द फॉर्मेट, एक फॉर्मेट ये है। इसके अलावा देयर आर अदर फॉर्मेट्स एज वेल, बट दिस इज द बेटर वन, आई लाइक इट, सो आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू गाइस एज वेल। रिस्क रजिस्टर के आप क्या कर रहे हो, जिस जिस तरह से हमने थ्रेट की प्रोफाइल की, आपने उसको आईडीज दे दिया, नंबर्स देते, तो रिस्क को आईडी दे दोगे 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हैं, 10 है, 20 है, आप यहाँ पे उसको आईडीज दे दोगे। और उसके बाद आपने रिस्क की डिस्क्रिप्शन दे दी, ठीक है। रिस्क डिस्क्रिप्शन के बाद आपने क्या करना है, उस डिस्क्रिप्शन की प्रोबेबिलिटी की कितना अक्रेंस है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को, तो आपके पास रिस्क का स्कोर हो जाएगा। रिस्क का स्कोर के आइडेंटिफाई करने के बाद आप देखोगे कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, मीडियम है, लो है, हाई है। उस बेसिस के ऊपर आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, अपनी रिस्क की स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करोगे, उसको यहाँ पे लिख दोगे और उसके बाद आप उसको रिमार्क्स दे दोगे कि भाई ये दिस इज, आई एम गोइंग टू यूज द ट्रांसफर स्ट्रैटेजी, आई एम गोइंग टू गो फॉर द इंश्योरेंस, लेट्स डिस्कस वन of the risk identified here, ठीक है। The shipment may be damage lost due to the transaction। बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कहते हैं कि शिपमेंट जो है, जब आप शिपमेंट कभी भी करवाते हो, कभी आपने अगर पार्सल वगैरह कोई ऑर्डर दिया, कुछ भी प्रोक्योरमेंट एनीथिंग, वो जब आपके पास, जब तक वो आएगी शिपमेंट, तो शिपमेंट करते हुए शिपमेंट का जो रिस्क है, या तो वो लॉस्ट हो सकती है या फिर वो डैमेज हो सकता है। तो उस बेसिस में आपने देखा कि भाई प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अमूमन अक्सर औकात हो जाता है। आप देखते हो पास्ट ट्रेंड्स की बेसिस के ऊपर कि अक्सर औकात लोग कहते हैं कि भाई शिपमेंट के अंदर चीज डैमेज होगी, शिपमेंट निकली हुई है लेकिन शिपमेंट अभी तक पहुंची नहीं हमारी, ठीक है, प्रोडक्ट्स आना था, नहीं पहुंचा अभी तक, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है। आप यहाँ पे रेट भी आइडेंटिफाई, स्केल भी आइडेंटिफाई कर देते हो 1 से 10, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स में तो वो पॉइंट्स के हिसाब से बात करेंगे, ये 1 के अगेंस्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपने कहा प्रोबेबिलिटीज, मैंने उसको 0.9 दे दिया। इम्पैक्ट, उसका इतना इम्पैक्ट है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी वजह से आप उसका इम्पैक्ट देखोगे कितना असर हो रहा है उसके ऊपर, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसका स्कोर आ जाएगा। बेस्ड ऑन दैट मैं कहती हूँ कि भाई इट इज मीडियम, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। मैंने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया कि थर्ड पार्टी जितना भी लॉस होगा वो थर्ड पार्टी के ऊपर होगा। इसी तरह ये बाकी 5-6 मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, इसके अगेंस्ट आपने इसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है और उसके अगेंस्ट आपने इसका रिस्क स्कोर देखना है, प्रायोरिटी करेंगे और So उसके this बाद is all आप about रिस्क स्ट्रैटेजी लगाएंगे uncertainty और उसके performance बाद आप उसके domain. I ऊपर hope this रिमार्क्स is कर देंगे clear, कि क्या करना and है we will क्या be नहीं meeting in करना our है, next ठीक होगा, session. बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। Is there any यहाँ पे आपने questions you उसका can स्केल ask? भी Otherwise, we're आइडेंटिफाई कर going to दिया, end the session. Thank you. बिलो, बिटवीन, अबव, ठीक है, कि इसके बिलो होगा तो लो होगा, 0.2 के बिलो होगा तो लो होगा। अच्छा, 0.2 से 0.4 के बीच में होगा मीडियम होगा और अबव 0.4 होगा तो वो हाई होगा।